हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। कल का जो हमारे क्लास था वो हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर को हमने फिनिश कर लिया था। पूरा चैप्टर हमने डिटेल में पढ़ लिया था। अब जैसे कि बेटा हमारे स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो उस हाफ ईयरली एग्जाम को हम देखते हुए हमने क्या किया कि आज सेल चैप्टर का कुछ एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक आपकी प्रिपरेशन किस हद तक आपने की है। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चलो, तो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स। मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारा एल्गी नहीं है, फंजाई नहीं है। तो क्या इसका आंसर है? इसका आंसर बेटा हमारा बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ भी नहीं है। अब एक चीज ये कि व्हाट इज द प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो जो हमारे सेल हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। बेटा जो हमारे सेल है वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। ओके, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा उनमें टू टाइप्स के सेल पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक होगा चाहे वो यूकैरियोटिक होगा। अब प्रोकैरियोटिक क्या है? तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे होते हैं जो प्रीमेच्योर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? प्रीमेच्योर। इनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं होता है, लेस डिफाइंड होता है इनके अंदर। ठीक है, और ये बेटा इनका जो न्यूक्लियस है, ये जो इनका सेल है वो पूरी तरीके से क्या होता है? मेच्योर होता है, कंप्लीटली क्या है? मेच्योर है। ठीक है, एंड बेटा यहाँ पर जितने हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में हर एक सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो बहुत प्रीमेच्योर है, अनमेच्योर है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता। वहीं यूकैरियोटिक सेल जो है वो पूरी तरीके से डेवलप होता है। बेटा ये हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो मोस्टली बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा बेटा? बैक्टीरिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैरियर बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड द आउटर इन्वायरमेंट इन एन एनिमल इज। आपको याद होगा मैंने बताया था कि हमारा एक ऐसा सेल का कंपोनेंट है जो सेल के आवर इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट को सेपरेट करने का काम करता है। तो बेटा वो क्या था? वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा जो है वो सेलेक्टिवली परमेएबल होता है, मतलब सेलेक्टेड मटेरियल्स को सेल के अंदर और सेल से बाहर आने जाने का परमिशन देता है। थर्ड क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। बेटा एक प्लांट सेल में कौन से सेल ऑर्गेनेली है जो सबसे ज्यादा बड़ी होती है? तो उसका हमारा आंसर क्या है बेटा? हमारा आंसर है प्लास्टिड। और मैं आपको एक चीज बता दूं, कल हमने जब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इस चैप्टर को, तो मैंने आपको बताया था कि पी से प्लास्टिड और पी से प्लांट सेल, मतलब कि प्लास्टिड्स इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, और प्लांट सेल का सबसे बड़ी ऑर्गेनेली है, लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। इसके अलावा इसका काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लास्टिड? तो मैंने आपको बताया था कि बेटा ये क्या करता है, ये प्लांट में जो फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनको क्या करता है? डिफरेंट कलर्स देने का काम करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, द फेनोमेना बाय विच प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल श्रिंक द वॉल्स इज। बेटा मतलब एक ऐसे प्रोसेस जिसमें उसका प्रोटोप्लाज्म श्रिंक करता है, प्रोटोप्लाज्म
श्रिंक हो जाता है और उसकी उस सेल की जो वॉल है उससे अंदर की तरफ श्रिंक होता है। अब व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म? तो बेटा प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक सेल का लिविंग कंटेंट होता है। और बेटा प्रोटोप्लाज्म की ये टर्म किसने दिया था? तो ये टर्म हमारे पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, अब ये देखते हैं कि बेटा ये प्रोसेस कौन सी है। तो ये प्रोसेस है हमारी प्लाज्मोलिसिस, और प्लाज्मोलिसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। यहाँ पर एक सेल का जो लिविंग कंटेंट है वो श्रिंक होता है अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, ये मान लो हमारा एक प्लांट सेल है, ये हमारा क्या है, एक प्लांट सेल है। अब बेटा इसका जो लिविंग कंटेंट, जो इसके अंदर वाला लिविंग कंटेंट है वो धीरे धीरे क्या होता है, श्रिंक होने लगता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है, श्रिंक होने लगता है। लेकिन इसके सेल वॉल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इसके सेल वॉल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्लाज्मोलिसिस? श्रिंकेज ऑफ द लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल। क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मोलिसिस। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ, आपको याद होगा मैंने बताया था राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ER पर पाया जाता है। ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है, और इसी की वजह से ER का जो सरफेस है वो क्या हो जाता है, रफ हो जाता है। ठीक है, तो बेटा इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और राइबोसोम की डिस्कवरी रॉबिन्सन नाम के साइंटिस्ट ने की। किसने की? रॉबिन्सन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल। बेटा एक जो सेल है उसकी एनर्जी करेंसी हमेशा क्या होती है? तो बेटा वो होती है हमारी ATP। क्या होती है? ATP। ऑक्सीजन आपको पता है कि ये ऑक्सीजन क्या है, ये वो गैस है जिसे हम इनहेल करते हैं। CO2 वो गैस है जिसे हम एक्सहेल करते हैं। एंड बेटा हेमोग्लोबिन वो पिगमेंट है, हमारे ब्लड में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। बेटा ये तो क्लास 9 के बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन है, पावर हाउस, पावर हाउस। ठीक है, तो बेटा जब भी आप पावर हाउस के नाम सुनो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? तुरंत क्या आना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ दिस सेल। क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में? एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। व्हाट इज द ATP? ATP इज स्टैंड्स फॉर, एक चीज मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ATP क्या है बेटा? ATP stands for adenosine ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये क्या है बेटा? ये एक सेल का एनर्जी करेंसी है, और ये बनता कहाँ है? तो ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डैश क्वाइन द टर्म सेल। तो बेटा सेल की डिस्कवरी किसने की? तो सेल की डिस्कवरी आप बताओ किसने की थी? ये आपका आज का होमवर्क है। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर सेल टर्म किसने दिया। तो बेटा सेल टर्म को देने वाले हैं हमारे रॉबर्ट हुक, और ये कब आए थे? ये आए थे 1665 में। ठीक है, इन्होंने सेल ये जो टर्म है इसको दिया कहाँ से था? तो बेटा इन्होंने, सेल का मतलब क्या है? तो सेल का मतलब होता है, सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। ठीक है, सेल का मतलब क्या है बेटा? सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे कमरे, स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ दिस सेल helps in the transfer of material from nucleus to cytoplasm। ठीक है, देखो बेटा
ये एक न्यूक्लियस है, ये क्या है, एक न्यूक्लियस है। और बेटा ये इसका क्या है, सेल है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है और वो हमारा सेल है। अब इस न्यूक्लियस के पास, ये जो न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस में छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे पोर्स पाए जाते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस के पोर हैं, ठीक है। चलो ये देखो, ये हमारा बेटा ये क्या है, ये हमारा एक सेल है, ठीक है। और ये सेल के अंदर क्या है, उसका न्यूक्लियस, क्या है, उसका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियर पोर होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर। अब देखो बेटा, सेल के अंदर क्या है, तो सेल के अंदर होगा हमारा साइटोप्लाज्म। क्या होगा, साइटोप्लाज्म। और बेटा न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बेटा क्वेश्चन क्या है, which part of the cell helps in the transfer of material from nucleus to the cytoplasm। बेटा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में चीजें कैसे आती हैं, तो किसी भी मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन या किसी मटेरियल का ट्रांसफर फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म किसके थ्रू आता है बेटा, तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यूक्लियर पोर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डू सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ दिस सेल। बेटा देखो, जो हमारा CO2 है वो एक सेल के अंदर और सेल से बाहर किस तरीके से मूव करता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को देखो बेटा, अगर बात करते हैं CO2 की तो ये क्या है, ये एक गैस है। बात करते हैं वाटर की तो ये क्या है, एक लिक्विड है। और बेटा हमने डिस्कस किया था कि डिफ्यूजन में, मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है, अनटचेबिलिटी पे बिलीव करता है, सॉलिड वाटर लिक्विड सबको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसका, वाटर या फिर लिक्विड का ट्रांसफर होता है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो डिफ्यूजन मतलब CO2 क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, एंड वाटर क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू प्लांट सेल। बेटा जो एक प्लांट सेल है उसको सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर कौन देता है, तो बेटा मैंने आपको बहुत बार बताया था कि प्लांट सेल की आउटर कवरिंग क्या होती है, सेल वॉल होती है, और यही क्या करता है, ये एक प्लांट सेल को स्ट्रक्चर देता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, सेल वॉल। सेल वॉल कैसा है, तो सेल वॉल हमारा नॉन लिविंग है, ये मैंने आपको बताया था, नॉन लिविंग होता है बेटा, नॉन लिविंग है इसीलिए बहुत ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है, और एक प्लांट को ये हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ओके, किसका बना होता है, किसका बना होता है, तो बेटा बताओ जल्दी से फटाफट, ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which structure is the gel like substance present in a cell। बेटा एक सेल के अंदर एक जेल लाइक, एक जेली फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। देखो बेटा ऐसा जेली लाइक सब्सटेंस, ऐसा फ्लूइड जो सेल के अंदर है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। चलो नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है बट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर पूछा है
कि कौन से सेल ऑर्गेनेल ऐसे है जो प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। तो बेटा प्रोटीन सिंथेसिस तो हमारा कौन कराता है, राइबोसोम कराते हैं। कौन कराते हैं, राइबोसोम। बट राइबोसोम प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो राइबोसोम प्रेजेंट थे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, है ना। किस पर थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बेटा इन्हीं के प्रेजेंस में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला था, रफ ER, है ना। हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो सरफेस, ऐसा सरफेस जहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, वो क्या है, वो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया था, ठीक है। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द सेल ऑर्गेनेल वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग an organelle with ribosomes attached to its surface is called as, भाई सेम क्वेश्चन, फटाफट बताओ, फटाफट क्या है बेटा इसका आंसर। हमारे ER का वो पार्ट जहां पर जहां पर राइबोसोम अटैच है, क्या अटैच है, राइबोसोम अटैच है, उसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब RER। तो वो क्या होगा बेटा, फटाफट बताओ, वो क्या है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज, बेटा इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन से हैं, ठीक है। तो मैंने आपको भी जब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बताया तो एक चीज बताया था कि जितने भी हमारे नॉन मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल हैं, जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, वो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक मतलब दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में है, प्रोकैरियोटिक में नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, अगर बात करते हैं सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल इज ऑल्सो अ नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। न्यूक्लियस नॉन मेम्ब्रेन, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल हैं, ठीक है। और ये बताओ ये सारे कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सारे के सारे बेटा प्रो एंड यू, ये हमारे सारे के सारे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेएबल, इट कैन बी डिडक्टेड बाय, ठीक है। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होता है, हमने डिस्कस कर लिया है बेटा। सेल मेम्ब्रेन को तो हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा था। चलो, तो इसका क्वेश्चन क्या, इसका बेटा राइट आंसर क्या है, ये क्या करता है, द एंट्री ऑफ वाटर, वाटर की एंट्री को ये परमिट देता है, द एंट्री ऑफ सेलेक्टिवली मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, ठीक है। बेटा हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमेएबल है, मतलब सेलेक्टेड मटेरियल्स को इन एंड आउट करने देता है, परमिशन देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बोथ A एंड B, ठीक है, बोथ A एंड B इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द मीनिंग ऑफ स्यूडोपोडिया, व्हाट इज द स्यूडोपोडिया। बेटा हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा अमीबा है वो क्या करता है, वो अपने आउटर मेम्ब्रेन, अमीबा जो कि एक सेल है, आउटर मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, एक्सटेंड करता है, क्या करता है, एक्सटेंड करता है। इसे आउटर एक्सटेंशन की हेल्प से ये मूवमेंट भी करता है, मतलब चलता भी है, और बेटा इसी एक्सटेंशन की हेल्प से ये फूड को भी इंगल्फ करता है, ठीक है। तो बेटा अब जब चल रहा है उसी की हेल्प से, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फीड, क्या बोलेंगे, फीड। लेकिन बेटा ये एक्चुअल में इसका फीड थोड़ी ना है, ये तो एक फॉल्स फीड है ना, इसने बनाया हुआ है। तो बेटा व्हाट इज द स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया इज द फॉल्स फीड, स्यूडोपोडिया क्या है बेटा, फॉल्स फीड होता है। बाकी इसका और क्या काम है, इसका काम होता है फूड को इंगल्फ करना, इसी की हेल्प से ये क्या करता है, फूड को अपने इंगल्फ करता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बेटा इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल नहीं है, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर नहीं है। तो अभी हमने जस्ट अभी डिस्कस किया, अमीबा इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
उसके बाद पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर होता है, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर होता है, बट एलिफेंट इज अ नॉट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एलिफेंट इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी, एलिफेंट इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द शेप ऑफ मसल सेल। बेटा मसल सेल मैंने आपको टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा दिया है, एंड ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट नहीं, खत्म ही हो गया, पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो क्लास नहीं देखी है, तो उसको जाके आप उसको आज ही जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, ठीक है। चलो बेटा, तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्पिंडल शेप। जो मसल शेप, जो हमारे मसल्स होते हैं उनका शेप होता है स्पिंडल लाइक। कैसा होता है, स्पिंडल लाइक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लाइबोसोम वर डिस्कवर्ड बाय, लाइसोसोम की डिस्कवरी हमारे डी डुवे नाम के अंकल ने किया था, या फिर डी डुवे नाम के साइंटिस्ट ने किया था, है ना। बुरा मान जाओगे मैं अंकल क्यों बोल रही हूँ, है ना। नहीं बेटा, ये मेरे अंकल नहीं थे, ये साइंटिस्ट थे, इनका नाम क्या था, डी डुवे, नॉट डुवे, डुवे, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इनके आगे पीछे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करते हैं बेटा कैमिलो गोल्गी की, तो कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी ऑपरेटर्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है। बात करते हैं लुईस पास्चर की, तो लुईस पास्चर जो हैं उन्होंने मिल्क पास्चराइजेशन के बारे में बताया था, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क को दिया था। एंड बेटा इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। एंड अगर बात करते हैं बेटा, लुईस पास्चर ने ही रेबीज का वैक्सीन भी दिया है। और उसके बाद अगर बात करते हैं एरिस्टोटल की, तो एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के फादर कौन है, तो हमारे वो एरिस्टोटल ही हैं और कोई नहीं, ठीक है। अरस्तु, हिंदी में बोलते हैं बेटा अरस्तु, और इंग्लिश में इनका नाम है एरिस्टोटल। तो आई होप बेटा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये सारे के सारे एमसीक्यू याद थे, पहले से आपको पता थे, इनके आंसर पता थे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कहाँ पर जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे वो भी मुझे बताइएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।